हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहाँ पर क्लास 11th एनसीईआरटी ज्योग्राफी की किताब भारत भौतिक पर्यावरण स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, यह किताब क्लास 11th ज्योग्राफी की दूसरी किताब है। आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है। यहाँ पर हम लोग भारत की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। देखिए, हम लोगों ने क्लास 7th में और क्लास 9th में भारत की स्थिति के बारे में, इसकी अवस्थिति के बारे में पढ़ा था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित एक देश है। भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। वहीं भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। देखिए, एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा दे रहा हूं मैप में। हमारा जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में है। वहीं हमारा जो देशांतरी विस्तार है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार है ये लगभग 30 अंश के करीब है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का कुल क्षेत्रफल जो है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर इसको एग्जैक्ट फिगर में देखें तो भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% भाग है। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत के पास विश्व की संपूर्ण भूमि का 2.4% भाग आता है। क्षेत्रफल के आधार पर देखें तो भारत जो है विश्व का 7वां बड़ा देश है। देखिए, यहाँ पर देशों का क्रम बताया गया है। क्षेत्रफल के आधार पर रूस जो है पहले नंबर पर आता है, सेकंड पर कनाडा आता है, थर्ड पर यूएसए आता है, फोर्थ पर चाइना आता है, 5वें पर ब्राजील आता है, 6वें पर ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर 7वें नंबर पर भारत का नंबर आता है। कई बार आपने देखा होगा कि कई किताबों में चाइना को तीसरे नंबर पर दिखाया गया है और यूएसए को चौथे नंबर पर दिखाया गया है। तो चाइना तीसरे नंबर पर क्यों दिखाया गया? उसका रीजन ये है कि चाइना जो है कई सारे देशों की जो जमीनें हैं उन पर अपना दावा पेश करता है। जैसे भारत के ही अरुणाचल प्रदेश रीजन है या फिर आपका जो भारत का ऊपरी वाला लद्दाख वाला रीजन है, उन पर कई बार चाइना जो है अपनी जो गैर कानूनी अधिग्रहण की नीति है उसके तहत दावा करता है। और कई क्षेत्रों को चाइना ने हड़प भी लिया है, गैर कानूनी तरीके से हड़प भी लिया है। तो इसी वजह से चाइना को कई बार चौथे की जगह तीसरे पर दिखा दिया जाता है। लेकिन वास्तविक रूप में चाइना जो है क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का चौथा बड़ा देश है। भारत की बात करें तो भारत की जो मुख्य भूमि है ये उत्तर में लद्दाख संघराज्य क्षेत्र पहले पूर्व में जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। 2019 में इसका विभाजन कर दिया गया। तो ये हमारा जो भारत की मुख्य भूमि है ये उत्तर में लद्दाख संघ क्षेत्र राज्य जो कि यहाँ पे पड़ता है, और दक्षिण में कन्याकुमारी तक, और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर, यानी हमारा यहाँ पर जो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश राज्य है। तो पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में गुजरात तक, यानी जो आपका 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर है, गुजरात राज्य में पड़ता है। तो यहां तक हमारे देश का भौगोलिक विस्तार है। देखिए, भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक जो अधिकतम विस्तार है, यानी यहां से लेकर जो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश है, वहां से लेकर 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश के बीच की जो दूरी है ये 3214 किलोमीटर है। जैसा कि यहां पर बताया गया कि भारत का उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में जो विस्तार है ये 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम तक हमारा जो अधिकतम विस्तार है, यानी पूर्व से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये 2933 किलोमीटर है। ये देखिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। अब देखिए, यहां पर बताया गया है कि भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हमारा दक्षिणतम बिंदु है, जिसको इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता है, जो कि ग्रेट निकोबार में पड़ता है। और ये जो बिंदु है ये 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के साथ है। देखिए, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है, ये दक्षिणतम जो बिंदु है जिसे इंदिरा पॉइंट या फिर पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है, ये भारत की मुख्य भूमि पर नहीं है, बल्कि मुख्य भूमि से दूर भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है जिसको इंदिरा कॉल कहा जाता है, तो इंदिरा कॉल जो है ये लद्दाख में पड़ता है। यानी भारत का जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, ये लद्दाख में पड़ता है। वहीं भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किब्यूथू, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है जिसको गुहारमुती कहा जाता है, ये गुजरात के कच्छ जिले में पड़ता है। अब देखिए, यहां पर हमने सबसे पहले ये जाना था कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो भारत की मुख्य भूमि पर नहीं है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि पर बात करें तो भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है वो केप कोमोरिन है,
जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। देखिए, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, और कर्क रेखा जो है हमारे देश को दो लगभग बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है। इसलिए भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है, कर्क रेखा के दक्षिण में पड़ने वाला जो हिस्सा है, ये आपका उष्णकटिबंध में आ जाता है, और कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग है, यानी ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो है, ये हिस्सा उपोष्णकटिबंध या फिर कौंसशीतोष्णकटिबंध में आ जाता है। कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और फिर मिजोरम है। तो ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। जैसा कि आप लोग क्लास 6 के अक्षांश और देशांतर वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। यहां पर देखिए, मैं दिखा दे रहा हूं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है, यानी सूर्योदय जो है हमारा पूरब की दिशा में होता है। तो भारत का पूर्वी हिस्सा कौन सा है? भारत का पूर्वी हिस्सा ये वाला है ना। और भारत का पश्चिमी हिस्सा कौन सा है? ये वाला है ना। तो भारत का जो सबसे पूर्वी देशांतर है वो है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, यानी अरुणाचल प्रदेश रीजन वाला जो देशांतर है वो सबसे पूर्वी देशांतर है। इसके बाद सबसे पश्चिम में अगर हम आ जाएं तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर जो है ये सबसे पश्चिमी देशांतर है भारत का। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में सूर्योदय जो होगा वो सबसे पहले कहां पर होगा? सबसे पहले सूर्योदय होगा भारत में अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। और जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हैं कि भारत का जो पूर्वी देशांतर है और सबसे पश्चिमी देशांतर है, इसके बीच में लगभग जो डिफरेंस है वो 30 डिग्री का है। 30 देशांतर का यहाँ पे डिफरेंस है। और हम लोगों ने क्लास 6 की अक्षांश और देशांतर वाले अध्याय में पढ़ा था कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर क्रॉस करने में लगभग 4 मिनट का समय लग जाता है, जबकि हमारे सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी देशांतर वाले रीजन में कितना अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। तो 30 डिग्री को अगर आप 4 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 120 मिनट का समय आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सूर्य के प्रकाश को आपके सबसे पूर्वी देशांतर से सबसे पश्चिमी वाले देशांतर तक पहुंचने में लगभग 2 घंटे का समय लग जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अरुणाचल प्रदेश रीजन में गुजरात वाले रीजन से 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाएगा। ऐसे में मान लेते हैं गुजरात का व्यक्ति अपने हिसाब से वहां की घड़ी सेट कर लेता है, सूर्य के हिसाब से अपनी घड़ी सेट कर लेता है, तो काफी ज्यादा दिक्कतें आएंगी। यानी वहां के जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके कामकाज में विसंगति आ जाएगी, क्योंकि सरकारी संस्थाओं के जो कामकाज होते हैं उनके नियम मानक सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है, तो वो पूरे देश के लिए लगभग एक जैसे होते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि रेलवे वगैरह है, तो रेलवे के परिचालन में दिक्कत होगी। भाई, जो आपके पूर्वी भाग की जो रेलवे ट्रेनें हैं उनका समय कुछ अलग होगा, पश्चिम की जो ट्रेन है उनका समय अलग होगा, तो ऐसे करके काफी ज्यादा विसंगति का सामना करना पड़ेगा। तो सरकार ने क्या किया? सरकार ने समस्या का समाधान करने के लिए जो आपकी 82.5 यानी यहां पर आप देख पा रहे हैं 82 डिग्री 30 मिनट जो पूर्वी देशांतर रेखा है, इसको भारतीय मानक समय के निर्धारण करने के लिए मानक याम्योत्तर के रूप में माना है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बीच बीच में ये लाइन जारी डॉट डॉट के रूप में, ये भारतीय मानक याम्योत्तर रेखा है। यानी यहाँ का जो समय है ये समय दोनों जगह पर अप्लाई होगा, ये सभी स्थानों पर अप्लाई होगा। यानी कि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का जो समय है वो भारत के संपूर्ण भाग पर लागू होगा, वो भारत के पूर्वी भाग पर भी लागू होगा, पश्चिम भाग पर भी लागू होगा, हर जगह लागू होगा। यानी यहाँ पर अब यह है कि कोई अपना समय सूर्य को देख के नहीं मानेगा, बल्कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को देखकर ही अपना समय देश में माना जाएगा। तो ये जो रेखा है मानक याम्योत्तर रेखा इसे बोलते हैं। ये जो रेखा है ये उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से, देखिए कुछ स्रोतों में ये बताया गया है कि ये प्रयागराज के समीप नैनी से गुजरती है, जबकि कुछ में बोला गया है कि यूपी में मिर्जापुर के समीप से गुजरती है। भारत की जो मानक याम्योत्तर रेखा है, मानक समय रेखा है, ये ग्रीनविच माध्य समय रेखा से 5.5 घंटा आगे, यानी 5 घंटा 30 मिनट ये आगे है। भारत की जो मानक समय रेखा है ये 5 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर गुजरती है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा गया है कि मानक समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहां पर काटती हैं, किस राज्य में काटती हैं? ये छत्तीसगढ़ राज्य में काटती हैं। अब देखिए, नोट के रूप में कुछ चीजें बताई गई हैं। यहाँ पे बताया गया है कि विश्व के देशों में आपसी समझ के तहत जो मानक याम्योत्तर है, यानी किसी देश का जो मानक समय है, इसको 7.5 डिग्री के देशांतर के गुणांक पर चुना है। और यही कारण है कि भारत का जो मानक याम्योत्तर है ये 82.5 डिग्री पूर्वी याम्योत्तर को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा चुना गया है। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका देशांतरी विस्तार बहुत ज्यादा अधिक है, तो वहां पर एक से अधिक मानक याम्योत्तर होते हैं। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका का जो देशांतरी विस्तार है वो भारत की तुलना में काफी ज्यादा है, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 समय कटबंध है। जबकि रूस की बात करें तो रूस में 11 टाइम जोन है, 11 समय कटबंध है, जबकि भारत में केवल एक ही टाइम जोन है जो कि 82.5 डिग्री पूर्वी यामोत्तर है। अब बात करते हैं भारत की स्थल सीमा रेखा की लंबाई की। स्थल सीमा रेखा जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारत की स्थल सीमा रेखा है, ये वाली जो रेखा स्थल सीमा रेखा इसकी बात हो रही है ना। ये जो स्थल सीमा रेखा है इसकी यहाँ पर बात हो रही है।
तो भारत की जो स्थल सीमा रेखा की लंबाई है वो 15,106.7 किलोमीटर है। देखिए कुछ स्रोतों में ये 15,200 किलोमीटर दिखाई गई है, जबकि एग्जैक्ट जो है ये 15,106.7 किलोमीटर है। और हमारी जो समुद्री तटरेखा है, यानी जो आप देख पा समुद्री तटरेखा जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वाली जो तटरेखा है यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, इसमें कि हमारे द्वीप भी आ जाते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप भी शामिल है। तो हमारी जो समुद्री तटरेखा है इसकी लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर है। 7,516.6 किलोमीटर या फिर लगभग 7,517 किलोमीटर है। भारत में 9 राज्य और 4 कांस्य प्रदेश ऐसे हैं जिनकी सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगी हैं। ये भारत के कुल 9 राज्य और 4 केंद्रशासित प्रदेशों की सीमाएं जो हैं ये समुद्री तटरेखा से लगी हैं, जिसमें गुजरात राज्य की समुद्री तटरेखा जो है सबसे लंबी है और सबसे छोटी जो तटरेखा वाला राज्य है वो गोवा है। अब देखिए यहाँ पर जो भारत का जो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है उसके बारे में चर्चा की गई है। हम लोगों ने क्लास 10th में जो प्रादेशिक या फिर संलग्न क्षेत्र है या अनन्य आर्थिक जोन है इनके बारे में विस्तार से पढ़ा था। यहाँ पर हल्का सा ओवरव्यू दिया गया है, तो हल्का सा हम जान लेते हैं कि ये कितना कितना है। तो भारत का जो सीमांतर्गत क्षेत्र है जिसको प्रादेशिक जल सीमा कहा जाता है, ये समुद्र की ओर 12 समुद्री मील तक है। और देखिए यहाँ पे बताया गया कि एक जो मानक मील होता है ये 1.584 किलोमीटर के बराबर होता है, जबकि एक समुद्री मील जो होता है वो 1.824 किलोमीटर के बराबर होता है। तो 12 समुद्री मील का मतलब ये है कि लगभग 21.9 किलोमीटर तक हमारा जो प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र है ये फैला हुआ है। जबकि जो संलग्न क्षेत्र है इसकी जो अधिकार क्षेत्र होता है वो 24 समुद्री मील तक होता है, जबकि अनन्य आर्थिक क्षेत्र या अनन्य क्षेत्र मंडल जो है इसका अधिकार क्षेत्र जो है 200 समुद्री मील तक होता है। तटरेखा से 200 समुद्री मील तक इसका अधिकार क्षेत्र होता है। अब बात करते हैं भारत के आकार की। देखिए जैसा कि आप लोग भारत की जो भूआकृतियां उनके बारे में जानते हैं कि भारत के उत्तरी सीमा पर हिमालय पर्वत अवस्थित है, जबकि उत्तर पश्चिम में देखिए यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूं, ये जो उत्तर पश्चिम वाला यानी ये वाला जो रीजन है, ये रीजन उत्तर पश्चिम, यहाँ पर हिंदुकुश और सुलेमान श्रेणियां हैं। उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां हैं, यानी कि जो हिमालय का ही विस्तार पहाड़ियां ये पूर्वांचल पहाड़ियां यहाँ पे पड़ती हैं। और दक्षिण में विशाल हिंद महासागर, दक्षिण में क्या है? विशाल हिंद महासागर है। जैसा कि आप देख पाए दक्षिण में यहाँ पर विशाल हिंद महासागर है, तो ये इसकी बृहद सीमाओं को सीमांकित करते हैं। और ये पूरा जो क्षेत्र है यानी कि उत्तर में जो हिमालय पर्वत, उत्तर पश्चिम में हिंदकुश और सुलेमान श्रेणियां, उत्तर पूर्व में पूर्वांचल पहाड़ियां, दक्षिण में हिंद महासागर, इनके बीच का जो पूरी बृहद भौगोलिक इकाई है इसको भारतीय उपमहाद्वीप के नाम से जाना जाता है। देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत शामिल हो जाते हैं। कुछ कुछ दर्रे हैं, उन दर्रों की सहायता से जो हिमालय रीजन है उसको पार किया जाता है। जैसे खैबर दर्रा है, तो खैबर जो है ये पाकिस्तान को अफगानिस्तान से जोड़ता है। बोलन दर्रा जो है ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। सिपकीला दर्रा जो है हिमाचल को तिब्बत से या चाइना से जोड़ता है। नाथुला पास जो है ये सिक्किम में स्थित है और ये सिक्किम को तिब्बत या फिर चाइना से जोड़ता है। बोमडीला पास जो है ये अरुणाचल प्रदेश को भूटान रीजन से जोड़ता है। तो ये कुछ पहाड़ी दर्रे हैं जिनके जरिए हिमालय को पार किया जा सकता है। अब देखिए यहां पर भारत और उसके पड़ोसी देशों के बारे में बताया गया है। जैसा कि अगर आप मैप उठाकर देखें, ऑक्सफोर्ड एटलस उठाकर देखें, तो आप लोग पाएंगे कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। यानी भारत की जो अवस्थिति है वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण मध्य भाग में स्थित है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर इसके दोनों तरफ की भुजाएं हैं। यानी आप देख पा रहे हैं कि भारत के पश्चिमी तरफ, यानी जो भारत का जो पश्चिम वाली साइड है यहाँ पर अरब सागर है, पूर्व की साइड में यहाँ पर आप देख पा रहे दक्षिण पूर्व में यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत की जो स्थलीय सीमाएं हैं ये 7 देशों के साथ लगती हैं। यही भारत की जो स्थलीय सीमाएं 7 देशों के साथ साथ लगती हैं। 7 देश कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है और पाकिस्तान के साथ है। वहीं उत्तर में चीन के साथ, देखिए उत्तर में चीन है, यानी उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है, इनके साथ लग रही हैं। और पूर्व में जो है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ लग रही हैं। यानी पूर्व में आप देख पा रहे हैं, पूर्व में कहां लग रही हैं? एक तो म्यांमार के साथ लग रही हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यांमार के साथ लग रही हैं और यहाँ पर बांग्लादेश के साथ लग रही हैं। देखिए भारत के 2 द्वीपीय देश भी हैं, दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय देश भी हैं। तो श्रीलंका और मालदीव जो है ये हिंद महासागर में स्थित 2 द्वीपीय देश हैं जो कि भारत के पड़ोसी देश हैं। श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये पतली सी आप देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर एक पाक जल संधि है। तो श्रीलंका जो है भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है। देखिए इसी के साथ आपका ये अध्याय समाप्त हो जाता है। आशा करता हूं कि आपको वीडियो ये सीरीज पसंद आ रही होगी। देखिए अब आपको कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट नोट्स हमारे टेलीग्राम से परचेज कर सकते हैं और ऐसे करके अपना समय बचा सकते हैं। आपको जो भी नोट्स दिए जाएंगे उन नोट्स में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड होगी, तो आपके लिए अध्ययन और ज्यादा सुगम हो जाएगा। कम समय में आप ज्यादा तैयारी कर पाएंगे।
मैं आशा करता हूं कि आपको इस सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। आप लोग इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।